हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले लेक्चर सीरीज़ में हम लोग धारा नंबर 13 तक कवर किए थे। आज हम लोग धारा नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। धारा नंबर 14 का हेडिंग क्या दिया हुआ है? मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए आहर्तता। तो सब क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम के मतदाता की सूची में सम्मिलित है, उस पंचायत के जिसके क्षेत्र में वह ग्राम समाविष्ट है, पदाधिकारी के निर्वाचन में मत देने के लिए आहर्त होगा। तो बेसिकली इस सब क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है कि कौन व्यक्ति पंचायत इलेक्शन में वोट दे सकता है। तो कौन वोट दे सकता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे वो वोट दे सकता है। फिर सब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जब तक कि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्धारित ना हो, किसी पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए आहर्त होगा। तो पहले क्या दिया हुआ है कि कौन व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हो सकता है। तो पंचायत इलेक्शन में कौन व्यक्ति खड़े हो सकता है कि जो इस लॉ के अधीन अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है तो वो क्वालिफाइड है, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाइड है। तो धारा नंबर 14 में बेसिकली दो चीज़ याद रखना है, कौन व्यक्ति वोट दे सकता है ग्राम पंचायत के इलेक्शन में और कौन व्यक्ति वहाँ पे खड़े हो सकता है, ये चीज़ दी हुई है। फिर नेक्स्ट धारा नंबर 15 देखते हैं। धारा नंबर 15 का हेडिंग क्या है? एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। मतलब कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक वार्डों या निर्वाचित क्षेत्रों से खड़े होने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब एक पंच जो है वो एक ही वार्ड से इलेक्शन के लिए खड़े हो सकता है। मतलब नॉमिनेशन वो भले ही 2-3 वार्ड से भर सकता है, लेकिन जब नाम वापस लेने का प्रोसीजर होता है उसमें उसे अपना नाम वापस लेना पड़ेगा और एक ही के लिए इलेक्शन में खड़े होना पड़ेगा। तो बेसिकली आप एक पोस्ट के लिए दो जगह से नहीं खड़े हो सकते। मतलब एक पंच 2 वार्ड से इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता, लेकिन एक पंच एज अ पंच इलेक्शन लड़ सकता है और एज अ सरपंच, मतलब एक लोअर पोस्ट और एक हायर पोस्ट के लिए वो इलेक्शन फाइट कर सकता है, लेकिन सेम लेवल के लिए फाइट नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट धारा नंबर 16 विलोपित है। हम लोग धारा नंबर 17 देखते हैं। धारा नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन। बेसिकली सरपंच और उप सरपंच के इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है। सब क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच तथा एक उप सरपंच होगा। फिर कोई व्यक्ति जो पंच के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अहिर्त हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है और किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति नहीं है। तो सरपंच और उप सरपंच के इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? पहले तो उसको एज अ पंच निर्वाचित होने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। सेकंड, उसको एमएलए या एमपी नहीं होना चाहिए और किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है सरपंच और उप सरपंच के निर्वाचन मतलब इलेक्शन में खड़े होने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? उपधारा 2, 3 और 4 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए सरपंच के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित है, ऐसी रीति में निर्वाचित किए जाएंगे जो विहित की जाए। तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर सरपंच का इलेक्शन हो रहा है तो वोट कौन देगा? तो ऑब्वियस है, सरपंच का इलेक्शन हो रहा है तो वो ग्राम पंचायत के जो मतदाता है वही उसको उसके इलेक्शन में वोट देंगे, बस। फिर सब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है? एक खंड के भीतर की ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्राम पंचायत के सरपंचों के उतनी संख्या में स्थान आरक्षित रखे जाएंगे जिनका अनुपात खंड के सरपंचों की कुल संख्या के साथ वही होगा जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या का खंड की कुल जनसंख्या के साथ है।
तो बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है कि ब्लॉक लेवल पे मतलब खंड लेवल पे जनपद पंचायत में SC ST OBC का जो पॉपुलेशन होगा, जितने % पॉपुलेशन होंगे उतना % सीट ग्राम पंचायत में मतलब उस ब्लॉक के अंतर्गत जो जितनी भी ग्राम पंचायत आएगी उतने % सीट रिजर्व्ड होगी उस कंसर्न कास्ट के परसेंटेज के ऊपर। मतलब देखो बेसिकली क्या होता है ना, एक ज़िला है, ज़िले को हम लोग डिवाइड किए ब्लॉक में, है ना, और ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत आएगी। तो जैसे एक ब्लॉक है मतलब जनपद पंचायत है, उसके अंदर सपोज 100 ग्राम पंचायत आ रही है। तो जब हम लोग को सरपंच के पोस्ट के लिए रिजर्वेशन करना होगा तो सपोज उस ब्लॉक में 20% पॉपुलेशन ST की है, 20% पॉपुलेशन ST की है और 100 ग्राम पंचायत है, मतलब 20 सरपंच जो है वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड होंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसका ही पार्ट है, परंतु उस खंड का भाग बन जाने वाले अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी ऐसे खंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच की संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए उस खंड के भीतर आने वाले अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपवर्जित कर दी जाएगी। तो जब हम लोग ब्लॉक का पॉपुलेशन देख रहे हैं सरपंच के पद के लिए रिजर्वेशन करने के लिए, तो सपोज उस ब्लॉक में शेड्यूल्ड एरिया आ रहा है, शेड्यूल्ड एरिया मतलब वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो जब गणना की जाएगी पॉपुलेशन की तो उस शेड्यूल्ड एरिया को हटा दिया जाएगा। जैसे 100% में 30% शेड्यूल्ड एरिया है उस एरिया में, उस ब्लॉक में, तो 30% को हम लोग हटा देंगे और 70% में ये देखेंगे कि कौन से कैटेगरी के लोग हैं, और 70% एरिया में जो जिस कैटेगरी का परसेंटेज में होगा शेड्यूल्ड कास्ट OBC ST, तो उसके हिसाब से फिर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट ठीक है, पूरा पढ़ रहे तो कंप्लीट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं क्या दिया हुआ है, खंड में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या 50% से कम है, वहां खंड के भीतर ग्राम पंचायत में सरपंच के कुल पदों के 25% स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो ये वाला जो क्लॉज है ना, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो पहले हम लोग इसके पहले भी देखे थे, तो वार्ड का जब रिजर्वेशन देखे थे उसमें देखे थे, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि सपोज पहले क्या होता था कि अगर SC ST की जो पॉपुलेशन है वो 50% से कम है, तो 50% सपोज 40% है, तो हम लोग 25% पूरा OBC के लिए रिजर्व कर देते थे। लेकिन अभी सरकार ने इसमें चेंज लाया है और अब जो SC ST को उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाता था, तो सिमिलरली अब OBC को भी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा और 50% का बस सीलिंग क्रॉस नहीं होना चाहिए। मतलब OBC को मैक्स टू मैक्स 50% ही रिजर्वेशन मिल सकता है, भले ही उनकी पॉपुलेशन 50 से भी ज़्यादा हो, तो वो 50% वाला क्रॉस नहीं होना चाहिए। फिर सब क्लॉज 3 में आते क्या दिया हुआ है, खंड के भीतर सरपंचों के स्थान की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान महिला के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। मतलब टोटल जो सरपंच होंगे उसमें से 50% सरपंच जो है वे महिला होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सब क्लॉज 4 में इस धारा के अधीन आरक्षित रखे गए स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा खंड के भीतर ग्राम पंचायत में विहित रीति में चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। तो बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है कि जो रिजर्वेशन होगा, है ना, वो कौन करेगा, कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा, और किसके मतलब चक्रानुक्रम में होगा, मतलब रोटेशन प्रोसेस में होगा, और लॉटरी सिस्टम निकाल के आरक्षण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परंतु ऐसी पंचायत को जिसमें अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों या
ओबीसी की जनसंख्या नहीं है। यथास्थिति अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन से अपवर्जित कर दिया जाएगा। मतलब अगर लॉटरी सिस्टम निकाले और सपोज जो वो सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड हुई, लेकिन एसटी की वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, तो दूसरी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा जिसकी पॉपुलेशन वहाँ पे हो। फिर आगे बढ़ते हैं, क्लॉज नंबर सब क्लॉज 5 देखते हैं। सब क्लॉज 5 में क्या दिया हुआ है? विहित प्राधिकारी प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात यथाशीघ्र उप सरपंच के निर्वाचन के लिए प्रयोजन के लिए निर्वाचित पंचों तथा सरपंच का एक सम्मेलन बुलाएगा और उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत इस प्रकार बुलाए गए सम्मेलन में उसके निर्वाचित सदस्यों में से एक उप सरपंच को निर्वाचित करेगी। मतलब अब इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन में पंच और सरपंच चुने गए। अब उसके बाद क्या होगा? उप सरपंच को चुनना है तो पहले सरपंच और सरपंच आएंगे ना, क्योंकि उनमें से ही उप सरपंच बनता है। तो वहाँ पे विहित प्राधिकारी मतलब तहसीलदार जो होंगे वो एक सम्मेलन बुलाएंगे और उस सम्मेलन में सरपंच और पंच अपने में से ही एक उप सरपंच को चुन लेंगे। और इसके बाद ही पूरा मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वहाँ से पंचायत का कार्यकाल माना जाएगा। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये याद रखना कि जब उप सरपंच को इलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो सम्मेलन बुलाएंगे वो तहसीलदार बुलाएंगे। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। सब क्लॉज 6 में क्या दिया हुआ है? यदि ग्राम पंचायत का सरपंच अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है तो उस सरपंच ऐसी जातियों या ऐसी जनजातियों या ऐसे वर्गों के पंचों में से निर्वाचित किया जाएगा। मतलब उस ग्राम पंचायत में अगर सरपंच जनरल कैटेगरी का है ना, तो उप सरपंच को कंपल्सरली SC ST या OBC वर्ग से ही होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि अगर सरपंच बाय डिफ़ॉल्ट कोई कैटेगरी से ही हो या SC से हो, ST से हो, OBC से हो तो फिर टेंशन नहीं हो। फिर उप सरपंच जो है वो कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, जनरल का भी हो सकता है, कैटेगरी का भी हो सकता है। मतलब हम लोग को ये याद रखना है कि दोनों पोस्ट जो है ना वो जनरल नहीं होनी चाहिए, दोनों में से एक पोस्ट कंपल्सरली कैटेगरी का होना चाहिए। फिर सब क्लॉज 7 में क्या दिया हुआ है? यदि सरपंच या उप सरपंच संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उप सभापति हो जाता है तो उसके संबंध में ये समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति सरपंच या उप सरपंच के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिस तारीख से वो ऐसे सदस्य या सभापति या उपसभापति हुआ है, और ये समझा जाएगा कि ऐसे पद के लिए धारा 38 के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति हो गई है। मतलब अगर सरपंच या उप सरपंच है ना, अगर वो MP MLA या कोई सहकारी सोसाइटी की सभापति या उपसभापति बन जाते तो माना जाएगा कि जिस डेट से वो MP MLA या जो भी कंसर्न बने हो तो उस दिन से ही उसकी जो सरपंच की पोस्ट या अगर वो उप सरपंच की पोस्ट पे है वो पोस्ट वैकेंट मानी जाएगी। तो इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, जैसे कि अभी वो सरपंच है ना, अगर वो MP MLA बनना चाहता है तो वो सरपंच के पद से हट के ही MP MLA बनना चाहता है ना, तो जब वो MP बन गया इसलिए वो अब सरपंच की पोस्ट पे नहीं रहेगा और वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर सब क्लॉज 8 में क्या दिया हुआ है? इस धारा के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरपंच को इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत का पंच समझा जाएगा। तो सरपंच एक पंच के तौर पर वर्क करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे उप सरपंच का इलेक्शन हो रहा हो तो उसमें पंच भी वोट करते हैं और सरपंच भी वोट करते हैं, तो सरपंच एज अ पंच उसमें वोट करता है। बस यही बता रहा है इसमें। तो चलिए आज के लेक्चर को एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग धारा नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।